So this is the third part of our topic, administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने जो मंगोल आर्मी थी उसका सामना किया, किस तरह उन्होंने अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाए। और हम देखेंगे कि कौन किसकी जो स्ट्रेटेजीज थी वो ज्यादा सक्सेसफुल रही, किसकी फेलियर रही। तो इन सब चीजों में एक हम कंपैरिजन करेंगे। तो जंगीज खान के नेतृत्व में 1219 में जो मंगोल्स थे उन्होंने ट्रांसोक्शियाना वाला जो एरिया है, जो कि प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान वाला एरिया है, वहां पे उन्होंने हमला कर दिया। और उसके कुछ टाइम बाद ही उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर भी हमला कर दिया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के शुरुआती शासनकाल में, जो शुरुआती टाइम था उनके शासनकाल का, उसमें मंगोलों का जो अटैक था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इनके अटैक से बचने के लिए दोनों ही सुल्तानों को एक बहुत बड़ी आर्मी का गठन करना पड़ा। ठीक है। अब इतनी बड़ी आर्मी का गठन करना बहुत ही आसान काम नहीं है, क्योंकि आर्मी को मैनेज करना, उनकी सैलरीज देना, जो भी सैनिक है उनकी सैलरी देना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनके वेपन्स का ध्यान रखना, तो इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो ये बहुत ही आसान काम नहीं था। अब अगले सेक्शन में हम देखेंगे किस तरह जो दोनों ही सुल्तान थे, जो अलाउद्दीन खिलजी थे एंड जो मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने इस सिचुएशन का सामना किया। तो 1299 एंड 1300 में और 1302 से लेकर 1303 वाला ये जो पीरियड है, इसमें दिल्ली पर 2 बार अटैक किया गया और एक डिफेंसिव मेजर की तरह अपनी सेफ्टी, एक तरह से सेफ्टी स्टेप लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर दी। राइट। अब मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इनके शुरुआती शासनकाल में क्या हुआ कि जो मंगोल्स थे उन्होंने अटैक किया और मंगोल की आर्मी को इन्होंने हरा दिया। जो मोहम्मद तुगलक थे वो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर, अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को लेकर और अपने रिसोर्सेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। और वो इस तरह कॉन्फिडेंट थे कि अपने रिसोर्सेज को लेकर कि वो उन्होंने जो ट्रांसोक्शियाना वाला एरिया है उस पर एक अटैक प्लान कर लिया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं आसानी से ट्रांसोक्शियाना पर एक अटैक प्लान कर सकता हूँ। और इसीलिए उन्होंने उन्होंने भी एक बहुत बड़ी एक स्टैंडिंग आर्मी जो है वो बना ली, खड़ी कर दी। अब आगे देखें तो अलाउद्दीन ने एक नया गैरिसन टाउन है जिसका नाम था सिरी, उसको बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया अपने सोल्जर्स के लिए। क्योंकि अब इतनी बड़ी आर्मी होगी तो उसके रहने के लिए, उसके भी है ना, खाने पीने के लिए तो पूरा सिस्टम होना चाहिए। तो जो गैरिसन टाउन बनाया वो उनकी आर्मी के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवा दिया। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि एक नया गैरिसन टाउन बनवाने की जगह उन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली की सिटीज में सबसे पुरानी सिटी थी, दिल्ली कोहूना जो थी, उन्होंने उस सिटी को वहां के रेजिडेंट्स से खाली करवा दिया। उन्होंने जो भी वहां पे लोग रह रहे थे उनको बाहर निकलवा दिया और अपने सोल्जर्स को वहां पे गैरिसन कर दिया, मतलब कि जो एक गैरिसन टाउन बना दिया दिल्ली कोहूना को। और जो रेजिडेंट थे ओल्ड सिटी के, उनको नई जो कैपिटल थी दौलताबाद, उसको वहां पे भेज दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोल्जर्स हैं वो खाली पेट तो लड़ नहीं सकते, उनका पेट भरने के लिए भी चाहिए, उनके लिए जो फूड है वो भी चाहिए। तो सोल्जर्स को खाना जो है किससे खिलाया जाता था? जो गंगा एंड यमुना वाला एरिया है वहां पे जो भी पेजेंट्स वगैरह होते थे, वहां पे जो भी प्रोड्यूस होता था उससे टैक्स कलेक्ट करके, रेवेन्यू कलेक्ट करके इन लोगों का पेट भरा जाता था। और जो टैक्स था वो कितने परसेंट पे फिक्स हुआ था? वो था 50% ऑफ द पेजेंट्स यील्ड, कि जो भी उसने कमाया है, जो भी पेजेंट ने उगाया है, उसका 50% उन्हें टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। और इस तरीके से जो सोल्जर्स थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनका पेट भरा गया। अब जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने भी सेम एरिया से, मतलब गंगा एंड यमुना वाला जो एरिया है, जो भी वहां पे प्रोड्यूस हो रहा था उस पर टैक्स लगा दिया अपनी आर्मी को फीड करने के लिए। बट क्योंकि और भी ज्यादा एक्सपेंसेस थे तो उनको मीट करने के लिए उन्होंने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए। मतलब कि पहले ही जो पेजेंट्स वगैरह थे उन्हें इतना सारा टैक्स देना पड़ रहा था और उसके ऊपर उन्होंने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि फेमाइन भी आ गया साथ साथ। राइट। फेमाइन एक तरह से भुखमरी आ गई, तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब सोल्जर्स को तनख्वाह भी देनी थी, तो उन्होंने तनख्वाह देने के लिए क्या किया कि पहले जैसे इक्ताज वगैरह दे दिए जाते थे तो वो देना बंद कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि अब हम तुम्हें डायरेक्टली जो कैश है उसमें हम तुम्हें सैलरी देंगे, कोई इक्ता वगैरह का चक्कर नहीं है, अब डायरेक्ट अपना कैश में सैलरी लो। तो जो सोल्जर्स थे वो अपना सप्लाईज वगैरह, जिस भी चीज की उन्हें जरूरत होती थी, वो मर्चेंट से खरीद लेते थे। बट एक डर ये था कि बढ़ती डिमांड है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ने लगते हैं।
तो उस तरीके से एक डर था कि डिमांड क्योंकि बढ़ रही है, क्योंकि जो मर्चेंट्स हैं वो अपना सामान वगैरह खरीदेंगे, तो उसके चक्कर में कहीं जो मर्चेंट्स हैं वो प्राइजेस ना बढ़ा दें। अब इस चीज को खत्म करने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, उन्होंने जो भी गुड्स के प्राइसेस थे उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया दिल्ली में। ठीक है, अब प्राइसेस को पूरा अच्छे तरीके से सर्वे किया जाता था और ये देखा जाता था कि कोई मर्चेंट जो है वो ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा लोगों से, और अगर ऐसा करता मिलता था तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। अब मोहम्मद तुगलक ने भी यही किया, उन्होंने भी अपने जो सोल्जर्स थे उनको कैश में ही तनख्वाह दी। बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस, की जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने तो प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया कि एक तरह से फिक्स कर लिए प्राइसेस, उन्होंने तो प्राइसेस को कंट्रोल किया, बट जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया और उसके बजाय एक टोकन करेंसी यूज की, जो कि हमारे आज के पेपर मनी की तरह है कुछ कुछ। तो ये टोकन करेंसी कैसी थी कि इसको जो चीप मेटल्स थे उनसे बनाया गया था, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर के जो कॉइन्स थे वो नहीं थे ये, इनको एक चीप मेटल से बनाया गया था। और पीपल जो थे 14 सेंचुरी में उन्हें इस जो टोकन मनी था, जो टोकन करेंसी थी, उस पर विश्वास नहीं था और वो बड़े ही स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो भी गोल्ड एंड सिल्वर वाले कॉइन है वो तो बचा लिए और अपने जितने भी टैक्सेस थे वो इन टोकन मनीज में, टोकन करेंसी में पे कर दिए। ठीक है, और ये जो चीप करेंसी थी, ये जो चीप मटेरियल से, मेटल से बनी हुई करेंसी थी, इसको काउंटरफीट भी बड़े आसानी से करा जा सकता था, मतलब कि इसकी कॉपी, जो नकली करेंसी थी वो भी आसानी से बनाई जा सकती थी। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखने मिली कि जो लोग हैं वो जो सोने चांदी वाले जो कॉइन है उन्हें तो बचा ले रहे थे और इन नकली करेंसी में पैसे अपने टैक्सेस भरे जा रहे थे, और इनको, लोगों को इस करेंसी पे भरोसा भी नहीं था, राइट। और क्योंकि टैक्स वगैरह पे करने हैं तो वो लोग काउंटरफीट भी कर रहे थे इनको, उसका नकली पैसे भी बना रहे थे। अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, जिस भी तरह उन्होंने एक नया गैरिसन टाउन बनवा दिया, तो उससे जो लोग थे उनको भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने देखा कि जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने तो एक पुराना जो दलिया पूना वाला एरिया था उसको खाली करा दिया। अब खाली करके जो लोग हैं उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी कि उन्हें अपने बसे बसाए घर हैं दूसरी जगह पे जाना, कितनी प्रॉब्लम आई होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक पूरा नया टाउन बनवा दिया और इन्होंने कैश में सैलरी दी और कैश में सैलरी देने के साथ साथ प्राइजेस को भी कंट्रोल किया। तो इनके जो मेजर्स थे वो, जो क्रॉनिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं और इनके क्वाइट सक्सेसफुल भी थे कि इन लोगों ने जो मंगोल्स का इन्वेजन था काफी अच्छे से सह लिया, उसका डटकर सामना किया सक्सेसफुली। तो जो क्रॉनिकलर्स हैं वो इनके मेथड्स की, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की तारीफ करते हैं, राइट, कि उन्होंने चीप प्राइसेस रखे, इफिशिएंट सप्लाईज एंड गुड्स, ताकि मार्केट में अच्छे से सप्लाई हो पाए गुड्स की। तो इन सब की बड़ी तारीफ की। अब मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, जो मेजर्स थे वो एक फेलियर थे, मतलब कि इन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हमने देखा कि वो कदम कदम पे थोड़ी प्रॉब्लम ही खड़ी कर रहे थे, कि उन्होंने भी एक आर्मी खड़ी की बट उन्हें एक तरह से कॉन्फिडेंस हो गया था और वो जो ट्रांसक्शियाना वाला एरिया है उस पर हमला करने का प्लान कर रहे थे। उन्होंने गैरिसन टाउन तो बनाया बट वहां से पुराने ही इलाके को गैरिसन टाउन बनवा दिया, तो लोगों को वहां से निकाल दिया। ठीक है, तो उन्होंने भी टैक्सेस लगाए, उन्होंने भी जो गंगा यमुना वाला जो एरिया था वहां से टैक्स कलेक्ट किया, रेवेन्यू कलेक्ट किया, बट उसके साथ एडिशनल टैक्सेस लगा दिए, तो उसकी वजह से फेमाइन आ गया। उन्होंने प्राइसेस कंट्रोल करने के बजाय एक टोकन करेंसी ले आई जिसपे लोगों को भरोसा नहीं था, तो काउंटरफीट देखने के लिए मिला करेंसी का। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम देखने मिली मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर में। सो वी कैन से दैट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर। अब उन्होंने एक कैंपेन चलाया था कश्मीर में, वो भी एक फेलियर था, वो भी एक डिजास्टर की तरह था। और उन्होंने फिर जो उन्होंने प्लान किया था ट्रांसोक्शियाना पे हमला करने का, वो भी उन्होंने बंद कर दिया था कि ठीक है अब नहीं करेंगे हमला। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो आर्मी है उसको भी डिसबैंडेड कर दिया था, एक तरह से अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया था। और इस पूरे टाइम में उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर दी थी। उन्होंने जो दौलताबाद में लोगों को भेजा था, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा वो लोग परेशान थे इसको लेकर, और टैक्सेस बढ़ा दिए थे, एडिशनल टैक्सेस लगा दिए थे, उसकी वजह से फेमाइन आ गया था। तो इस सब की सिचुएशन से जो गंगा यमुना वाले बेल्ट है वहां, वो जो इलाका है वहां पे रेबिलियन हो गया था, लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। और फाइनली जो टोकन करेंसी है उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम देखने मिली। तो आप देख सकते हो कि एक सेम कंडीशन थी, जो मंगोल्स थे वो जो दिल्ली सल्तनत थे उन पे हमला कर रहे थे,
बट दोनों ही रूलर्स ने एक सिचुएशन को अलग अलग तरीके से लिया, उन्होंने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अपनाए। तो आप देख सकते हो कि किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, और हमें अच्छे से टैकल करना है तो बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध बस कुछ भी कर दिया। हर इंसान की प्रॉब्लम को सोचना पड़ता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई और सिचुएशन, कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने दोनों लिस्ट देखी, दोनों जो मोहम्मद तुगलक थे, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, तो इनका हमने एक कंपैरिजन किया कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कैसे थे। और हमने देखा कि हमें अलाउद्दीन खिलजी के जो मेजर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, वो हमें बेटर लगे। बट हम ये चीज पर ध्यान नहीं दे पाए कि जो मोहम्मद तुगलक के जो फेलियर्स थे, बड़े ही ये फेलियर्स थे, बट इन्होंने एक ऐसा काम किया दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में जो कि किसी और ने नहीं किया था। इन्होंने मंगोल टेरिटरी को अपने कब्जे में लेने के लिए, उस पर हमला करने के लिए प्लान किया था। ठीक है, ये अभी तक कोई इतना नहीं सोच पाया था, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो एक डिफेंसिव मेजर कर रहे थे, वो अपने डिफेंसिव खेल रहे थे। ठीक है, वो अपने आप को एकदम सेफ्टी वाले साइड पे रखकर चल रहे थे, वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। बट जो मोहम्मद तुगलक थे वो रिस्क लेने को तैयार थे, वो प्लान कर रहे थे कि भाई मैं जो ट्रांसोक्शियाना वाला एरिया है उस पर हमला करूंगा। भले ही उन्होंने बाद में उस प्लान को कॉल्ड ऑफ कर दिया, उसको बंद कर दिया, बट फिर भी उन्होंने एटलीस्ट सोचा तो था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के जो मेजर्स थे वो थोड़े डिफेंसिव थे, बट जो मोहम्मद तुगलक के मेजर्स थे वो थोड़े एग्रेसिव थे, वो मिलिट्री ऑफेंसिव थे अगेंस्ट द मंगोल्स। तो वो थोड़ा एक तरह से गुस्से से काम ले रहे थे एकदम, जबकि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो शांति से, मतलब डिफेंसिव टाइप में खेल रहे थे। तो इस पूरे सेक्शन में हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, कैसे जो अलाउद्दीन खिलजी एंड जो मोहम्मद तुगलक वाला टाइम था, उस टाइम किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था, किस तरह जो इक्ताज थे वो दिए जाते थे, इक्तदार बनते थे, उन पर कंट्रोल किया जाता था, अकाउंटेंट्स भेजे जाते थे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसका सही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा तो नहीं कलेक्ट कर रहे, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता था। इनहेरिटेंस वाला जो सिस्टम है वो बंद कर दिया था। बहुत सारी चीजें थी जो स्टेट थी उसने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले ली थी। हिंटरलैंड वाला एरिया है उस पर कंट्रोल किया, तो वहाँ के जो भी लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, जो भी जमींदार थे, उन पे उनको फोर्सली ये एक तरह से फोर्स किया गया कि जो सुल्तान है वही सुपीरियर है, वही उनके सुल्तान है, और उनसे टैक्स लेवी करने का राइट भी ले लिया गया। फिर हमने देखा कि जो मंगोल्स वगैरह आए तो किस तरह दोनों ही रूलर्स ने, दोनों ही सुल्तान्स ने अपने अपने मेजर्स लिए, और हमने देखा कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो डिफेंसिव मेजर्स ले रहे थे, और उनके जो मेजर्स थे वो सक्सेसफुल भी रहे। बट मोहम्मद तुगलक जो है वो इतना डिफेंसिव नहीं खेल रहे थे, वो एक तरह से ऑफेंसिव हो रहे थे, वो हमले करने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, प्लान कर रहे थे। बट इनके जो प्लान्स थे वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल ओवरऑल नहीं रह पाए।